नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये किरण पब्लिकेशन की जो कक्षा 9-10 का मतलब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट के अनुसार जो हम लोग एमसीक्यू लगा रहे थे, उसमें क्लास 10th की हमारी भूगोल की चल रही है, जिसमें कि 2 वीडियो अपलोड हो गया है और ये आज हमारा तीसरा वीडियो होगा। यानी इस क्लास 10th के जो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं उसकी ये लास्ट वीडियो होगी। तो यहाँ तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में, यानी बिहार कृषि एवं वन संसाधन। आज यहाँ से हम लोग ये 4 देखेंगे, खंड क का 4 ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा और खंड ख में जितने भी दिए हुए हैं, यानी आज ये हमारा पूरा चैप्टर पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों ये मिक्स्ड है, ठीक। और हाँ, कभी बोलते बोलते ना कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर ए का बी बोला जाता है। तो आप लोग एक भावी शिक्षक है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो 1-2 प्रश्नों को मैनेज कर लिया कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइराइट्स खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या फिर ईंधन है। तो पाइराइट्स क्या है? वो है अधात्विक खनिज, ठीक। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या फिर साहेबगंज। तो कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है वो भागलपुर में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में स्थित है। सीधे सीधे हम लोग आंसर तक करेंगे। बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? बीएचपीसी द्वारा जो बृहद परियोजनाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 10 है। आंसर क्या हो गया? दूसरा। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? क्या बोल रहा है कि जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उसकी कुल विद्युत जो उत्पादन क्षमता है वो कितना है? तो वो कितना है फ्रेंड्स? तो वो है 44.20 मेगावाट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस धातु खनिज को ब्लैक लीड या प्लम बैंगो के नाम से जाना जाता है? किस धातु को? तो वो जाना जाता है ग्रेफाइट को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन है? प्रमुख तापीय जो विद्युत केंद्र है वो कौन है? कहलगांव हो गया, कहलगांव भी अभी हम लोग देख लिए, बरौनी है, कांटी है। तो ये क्या है? ये सभी जो है तापीय विद्युत केंद्र हैं। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? नबीनगर जो है तापीय विद्युत योजना वो कहाँ है? तो वो है औरंगाबाद में। आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। 9th प्रश्न है हमारा, कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1979 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। गैर परंपरागत पूछ रहा है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या इनमें से सभी। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये सभी जो है इसी के उदाहरण हैं। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया था? गांधी सेतु तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया? तो वो किया गया था 1959 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? टी हो गया। 1972 में रज्जु मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? किस मार्ग का? तो रज्जु मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो वो किया गया था जापान की मदद से। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है प्राकृतिक गैस, बिजली, पेट्रोल, सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? सभी। और गैर परंपरागत अभी हम लोग देख लिए, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत है। और ये परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है हाजीपुर में। इसका आंसर फर्स्ट हो गया। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का भैया नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितनी है? तो वो है 204 किलोमीटर। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री पूछ रहा है कि बिहार में कहाँ है? हरनौत, जमालपुर, छपरा या फिर भागलपुर। तो वो है हरनौत में। 18 प्रश्न है, रेलवे चक्का निर्माण उद्योग कहाँ है? कैमूर, दरियापुर, सिवान या फिर सहरसा। तो रेलवे चक्का निर्माण जो है रेलवे दरियापुर कहाँ पर है? दरियापुर में है। डीजल इंजन का कार्य कहाँ होता है? जमालपुर, नवादा, राजगीर या फिर हाजीपुर। तो कहाँ होता है? तो वो होता है जमालपुर। किसका? डीजल इंजन का कार्य। जमालपुर वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? जो एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप बना, यानी जमालपुर में जो वर्कशॉप की स्थापना हुई है वो कब हुई है? जो कि एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप बन गया है, तो वो हुआ था 1875 ईस्वी में। तो ये हमारा बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखते हैं बिहार के उद्योग एवं परिवहन से जुड़े प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है? तो वो किस शहर है? तो वो है हाजीपुर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर, पटना, शाहपुर या फिर गया। तो सिगरेट का जो कारखाना है वो है मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर या फिर पटना। तो अभी तो देखे थे हम लोग जमालपुर में। खाद कारखाना कहाँ है? तो वो है फ्रेंड्स कहाँ? बरौनी में, ठीक है। रेल वर्कशॉप जमालपुर में, सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। और बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है? तो वो है हाजीपुर में। किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा, दाऊदनगर, बिहार शरीफ या फिर गया। तो किस नगर में होता है? तो ओबरा में होता है, औरंगाबाद में, ठीक है। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न है मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार पूछ रहा है, मंदार हिल जो है वो है बांका में स्थित। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? राष्ट्रीय पोत संस्थान पूछ रहा है कि पटना के किस घाट पर स्थित है? महेंद्रू घाट हो गया, गांधी घाट, दीघा घाट या फिर बांस घाट, तो वो है महेंद्रू घाट पर स्थित। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग पूछ रहा है बिहार शरीफ, राजगीर, गया या फिर बांका, तो कहाँ है? तो वो है राजगीर में। कौन सा? रज्जू मार्ग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न शायद हम लोग एक बार देख चुके हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अच्छा, कुल लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार की जो सीमा है वहाँ पर तो 6283 किलोमीटर है कुल लंबाई। अपडेट हो लीजिएगा एक बार। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो रेल परिवहन की शुरुआत, अच्छा बिहार में देखिए पूछ रहा है, तो बिहार में कब से माना जाता है? तो बिहार में माना जाता है 1860 ईस्वी से। आंसर हो गया दूसरा। बिहार की पहली रेल लाइन थी, कौन थी भैया? मार्टिट लाइन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल या फिर बिहार रेल सेवा, तो वो थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। आंसर हो गया दूसरा। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4, तो ये सबको पता होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। भारत की पहली चीनी उद्योग मिल किस कंपनी द्वारा कब स्थापित की गई थी? यानी पहली भी है और चीनी मिल और किस कंपनी के द्वारा तथा कब स्थापित की गई थी, तो ये पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डचों के द्वारा ये 1840 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, चूना पत्थर का खनन किस जिले से किया जाता है? चूना पत्थर का मोकामा, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज या फिर औरंगाबाद, तो किस जिले से किया जाता है? तो वो किया जाता है कैमूर और रोहतास से। कास्ट किससे प्राप्त होता है? कास्ट रबड़, घास, लुगदी या फिर बांस। कास्ट का मतलब क्या हो गया? लकड़ी, तो वो किससे प्राप्त होगा? तो ये आम बात है, तो ये किससे? लुगदी पता नहीं क्या होता है भैया, मुझे तो नहीं पता है। रबड़, घास, बांस, कास्ट। 16 प्रश्न है, कास्ट किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है लुगदी से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। बंदूक का कारखाना स्थित है, बंदूक का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो वो है मुंगेर में, अधिकतर मुंगेर में है सब चीज़। कीटनाशक उद्योग कहाँ स्थित है? कीटनाशक जो उद्योग है वो कहाँ स्थित है? तो वो उद्योग स्थित है पूर्णिया में। एक बार आप लोग इसको फास्ट करके दोबारा फिर से वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस जिला में प्लास्टिक उद्योग स्थित है? तो किस जिला में है? तो वो जिला स्थित है कैमूर। ठीक है, कीटनाशक उद्योग पूर्णिया में है और प्लास्टिक उद्योग कैमूर में है। किस स्थान पर आयुध कारखाना स्थित है? तो वो कारखाना स्थित है हमारा राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। जैविक खाद कारखाना स्थित है हरनौत, राजगीर, चंडी या फिर दरियापुर, तो कहाँ है? वो है चंडी में स्थित। तो ये उद्योग एवं परिवहन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे 21। आगे बढ़ते हैं अब जनसंख्या एवं नगरीकरण से। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार की जो टोटल जनसंख्या है वो 10 करोड़ से अधिक है। टोटल कितनी है? तो 10,40,99,452 है। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। और ये देश का यानी भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी 100 में से इतने प्रतिशत जो लोग हैं वो बिहार में केवल निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 1991 और 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 28.63%। आंसर हो गया तीसरा। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना है। और सबसे कम वाला जिला कौन सा है जनसंख्या? तो वो है शेखपुरा। ठीक, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा है? तो वो है टाटा नगर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी है, तो नगरीय आबादी कितनी है? तो 11.29% है। आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 1106। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो वो हुआ था मध्य युग में। 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहरों की संख्या कितनी है? बिहार के बारे में ये पूछ रहा है, तो मेट्रो शहरों की संख्या जो है कहाँ हो गया? वो 14 है। आंसर हो गया पहला। 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है भैया? तो वो है 71.2%। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, फिर से वहीं दोबारा ये कर दिया, प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर पूछ रहा है कि घनत्व कितना है? 1102 बढ़ गया, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 1106 किलोमीटर है। तो ये जनसंख्या से प्रश्न कुछ था। अच्छा, बिहार जो है सबसे नीचे से 35वें स्थान पर आता है। ठीक है, साक्षरता दर में नीचे से कौन से स्थान पर? 35वें स्थान पर आता है। और यह इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच, 1 से 11 के बीच कितनी है? तो 25.4%। ये याद रखना है, 2001 से 11 के बीच में। ठीक है, 25.4% जो है दशकीय वृद्धि दर है। महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो 51.5% है। और पुरुष का कितना है? तो 71.2% है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात तो पता ही होगा, 918 है। 1000 व्यक्तियों पर कितना? 9 से 18 महिलाएं हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक मानचित्र अध्ययन। उच्चावच प्रदर्शन
के लिए हेसियोर विधि का विकास किसने किया था? किस विधि का? हेसियोर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग ने, लेहमान ने, गीगर ने या फिर रिटर ने? तो वो किए थे लेहमान ने। अगला प्रश्न है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो वो कल्पना की जाती है उत्तर पश्चिम से। आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में नीले रंग क्या दर्शाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान या फिर जल? यहाँ पर जल होगा, तल नहीं होगा। तो मानचित्र में जो नीला रंग होता है वो जल को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? विशेष स्थान की ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है कि उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। छोटी महीन रेखा को खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? छोटी महीन रेखा खींच करके उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा स्वरंजन, पर्वतीय छायाकार, हेसियोर या फिर तलचिन्ह। तो वो कहा जाता है तलचिन्ह। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। मानचित्र में बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाया जाता है? देखिए, बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाया जाता है? तो पर्वत को दर्शाया जाता है। वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है, क्या कहलाता है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है, ठीक है, तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तो क्या कहलाता है वह? तो वह कहलाता है पर्वत। क्या कहलाता है? पर्वत। वह धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो, वह क्या कहलाएगा? जिसका क्या बोल रहा है कि शिखर दोनों चौड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा पठार। देखिए, पर्वत का दूसरा ही है और पठार का दूसरा बोल रहा है। ठीक है, तो इसको एक दो बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका आंसर पठार हो जाएगा। जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से नीचे गिरता है तो क्या कहलाता है? जब जल किसी भी घाटी से अगर गिरता है तो उसको क्या कहेंगे? तेजी से गिरता है तो उसको कहते हैं जलप्रपात। क्या कहते हैं? जलप्रपात। वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है शैशवावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में। तो कब होता है? तो वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है युवावस्था में। तो ये हमारा मानचित्र से महत्वपूर्ण 10 प्रश्न था। अब बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा खंड ख, जिसमें कि अध्याय क्या है? एक है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या फिर आतंकवाद? तो आतंकवाद, ये तो सीधे सीधे लग जाएगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मानव द्वारा मतलब निर्माण किया हुआ आपदा कौन सा है? सांप्रदायिक, आतंकवाद, महामारी, ये उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी जो है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का क्या कारण होता है? तो समुद्र में भूकंप का आना इसका मुख्य कारण है। भारत में सुनामी कब आया था? तो भारत में सुनामी जो है 1999, 1966, 1934 या फिर 2004 में आया था। तो वो आया था 2004 में। इसका आंसर क्या हो गया? चौथा हो गया। भारत में सुखाड़ कब आया था? किस वर्ष आया था सुखाड़? सबसे सूखा पड़ा था, तो वो पड़ा था फ्रेंड्स 1970 ईस्वी में। आपदा द्वारा प्रभावित होते हैं भूस्खलन, भूखमरी, मृदा स्खलन, उपरोक्त में से सभी। तो आपदा द्वारा ये सभी क्या होगा? प्रभावित होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। आपदा एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृतिक, एक और दो। तो देखिए, आपदा क्या होता है? दोनों हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। हिमस्खलन प्रायः होते हैं। हिमस्खलन प्रायः क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिमस्खलन कहाँ होगा? पर्वतीय क्षेत्र में होगा, यानी बर्फ का वो टूटना जो गिरता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो कोसी को। भारत के पूर्वी तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई थी, कब हुई थी? ये तो शायद आप लोग सीटेट वाले में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, 2004 में ये हुआ था। अब आते हैं अध्याय 2 की तरफ, जिसमें कि प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़ और सुखाड़ से कुछ प्रश्न हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ आने का क्या कारण होगा? जब वर्षा अधिक हो जाएगा तो नदियों में पानी होनी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार? तो वो उत्तरी बिहार है। इसका आंसर दूसरा हो गया। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो सूखे की आकृति किस स्थिति, मतलब सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो वो धीरे धीरे आती है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या फिर ज्वालामुखी क्रियाएं। तो वर्षा की कमी सूखे का प्रमुख कारण है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या होता है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल का संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब वर्षा होगा तो सूखा पड़ेगा ही नहीं, तो इसका मेन बचाव क्या है? सूखे से बचने के लिए तो नदियों को आपस में जोड़ देना इसका प्रमुख बचाव है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन से याद रखिए, अर्जुन किसके साथ थे? कृष्ण के। तो कृष्णा नदी के साथ। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितना प्रतिशत भाग पर सुखाड़ की स्थिति होती है? तो वो होता है 16% भाग पर। आंसर हो गया 3।
किस जोन में भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है जो दक्षिण पठार के क्षेत्र में आते हैं? अच्छा, नहीं के बराबर है, वो कौन सा जोन आता है? तो वो जोन 1 आता है। और जोन 4 तो सबसे भैया खतरनाक हो ही जाता है, 5 बढ़ेगा तो और खतरनाक हो जाता है। धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे आगे बढ़ते जाएगा खतरनाक होते जाता है। किस जोन में अधिक खतरे की संभावना मुख्यतः शिवालिक हिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, असम की घाटी तथा पूर्वोत्तर राज्य एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं? कौन सा जोन आता है इन सभी क्षेत्रों में? तो वो जोन हमारा आता है 4। कौन सा? 4 जोन आता है। किस जोन में सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र रहता है? इसके अंतर्गत देखिए अभी गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमायूं, सिक्किम तथा दार्जिलिंग क्षेत्र आते हैं। ये सभी क्षेत्र किस जोन में आते हैं? तो ये सभी जो क्षेत्र हैं वो जोन 5 में आते हैं। और ऊपर हम लोग जोन 4 में क्या देखें? तो असम की घाटी हो गई, पूर्वोत्तर राज्य हो गया, अंडमान निकोबार, ये सभी जोन 4 में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जोन के अंतर्गत गंगा सिंधु मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं? तो कौन से जोन के अंतर्गत? तो जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। भूकंपीय तरंग के प्रकार हैं 4, 2, 3 या फिर 5। तो भूकंपीय तरंग के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव क्या कहलाता है? भैया उसका अनुभव भी बताइए, क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। किस तरंग की धीमी गति के कारण सर्वाधिक विनाशकारी तरंग माना जाता है? किस तरंग की धीमी गति के कारण सबसे अधिक विनाशकारी तरंग माना जाता है? तो वो माना जाता है तरंग एस। ठीक है, कौन सा है? तो तरंग एस के कारण माना जाता है। सुनामी की लहरें पहले विनाश लीला लाती हैं। 15 प्रश्न है कि सुनामी की लहरें पहले विनाश लीला लाती हैं तट पर, मध्य में, समुद्र से दूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कहाँ लाएंगी सुनामी उठेगा? तो तट पर। अगला है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के 2 चरण लागू करने की जरूरत है। 2 चरण लागू करने की क्यों जरूरत है? दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है आकस्मिक प्रबंधन के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? तो आकस्मिक यानी अचानक जो कोई भी प्रबंधन किया जाता है उसके कितने घटक होते हैं? तो उसके घटक होते हैं 3। आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय भैया ऊंचे स्थान पर, गांव से बाहर, उसी स्थान पर, खेतों में। तो बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। अगर घर में है तो बाहर निकल जाइए, जो खुला स्थान मिले वहाँ पर चले जाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आती है? स्थल पर। ये तो समुद्र पर आएगा, सुनामी कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा। आग से जले स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? आग से जले स्थान पर प्राथमिक उपचार जो होना चाहिए वो होना चाहिए ठंडा पानी डालना। हाथ जल जाए तो या फिर गिलास लेकर के ठंडे पानी में डाल दीजिए। ये जो घर की गृहिणियाँ होती है ना, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है? छन छन हर रोज़ कुछ ना कुछ जलते रहता है। आगे बढ़ते हैं। मलबे से दबे लोग का पता लगाने में किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे से दबे लोगों को पता लगाने में किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो वो मदद लिया जाता है टेलीस्कोप का। किसका? टेलीस्कोप का। बचाव कर्मियों के लिए बाढ़ क्या है? 7वां प्रश्न है बचाव कर्मियों के लिए बाढ़ के क्या उपकरण होने चाहिए? हेलमेट होना चाहिए, सीटी, टॉर्च, इनमें से सभी। तो ये सभी सामग्री होनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? मतलब संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है किस कारण से? तो केबल टूट जाएगा तो बाधित हो जाएगी। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या फिर रेडियो। तो किसका बोल रहा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए। तो सुदूर लगा ही है। दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधन की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है संसाधन की खोज के लिए। आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है नेपाल में कब कुसाहा बांध टूटने से उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आ गई थी? अच्छा, नेपाल का जो कुसाहा बांध था उसको टूटने से कहाँ पर बांध आ गया था भयंकर? तो उत्तर बिहार में भयंकर बांध आ गया था। वो कब आया था बाढ़ भैया? तो वो आया था हमारा 2 अगस्त 2008 में। कब आया था? 2 अगस्त 2008 में आया था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इंडियन सैटेलाइट का प्रयोग किसमें किया जाएगा? दूरदर्शन में भी, पूर्व चेतावनी में भी, संसाधन की खोज में भी, सभी में। तो इनमें से सभी हो जाएगा। एमेच्योर का संबंध किससे है? फोन से, रिमोट से, रेडियो से या फिर उपग्रह से? तो एमेच्योर का संबंध जो है वो है रेडियो से। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। एंड हमारा लास्ट चैप्टर जो है अध्याय वो है आपदा और सह अस्तित्व। कौन सा प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटनाएं? तो देखिए सबसे प्राकृतिक आपदा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? भूकंप हो गया।
अगला प्रश्न है, भूकंप क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप के क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर आयताकार? तो वो होना चाहिए आयताकार। आंसर 4 हो गया। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? मतलब ढलान वाले जो जगह होते हैं वहाँ पर मकान किस प्रकार के बनाए जाते हैं? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। तो वहाँ पर मकान बनाना क्या होता है? अनुचित होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, सभी को होता है भैया। बाढ़ से अगर आएगा तो वो देखकर थोड़ी ना आएगा कि कहाँ बह रहा है, सभी की हानि होगी। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र हैं मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? तो वो करवाना चाहिए समुद्र तट की, मतलब दूर ऊंचाई पर, वहाँ से हट करके करवाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कब भुज में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था? भुज में बोल रहा है, कब आया था? तो वो आया था 2001 में भूकंप। 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 3 आयाम निर्धारित किए हैं, त्वरित, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी हो जाएगा। भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए ये सभी आयाम जो हैं निर्धारित किए हैं। तो ये हमारे ज्योग्राफी का आज जो लास्ट वीडियो था एमसीक्यू का वो ख़त्म होता है। अब जो बच गया होगा देख लूँगी कि इसमें शायद एक पॉलिटी का बचा होगा क्लास 9 का, तो उसको भी बहुत जल्द मैं कवर करवा दूँगी। और हमारा प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है हर रोज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।